नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञानात्मक विकास, जिसके अंदर हमने पिछले सेगमेंट के अंदर हमने बात की थी किसके ऊपर, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर, जिसके अंदर हमने लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ा था। और लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, इसमें कितनी अवस्थाएं या 3 स्तर होते हैं और 6 क्या होते हैं, इसमें चरण होते हैं। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि सर अवस्थाएं तो 6 है, स्तर 3 है। देखिए, अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, अवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। मैंने देखिए अवस्थाओं का मतलब होता है स्तर से। देखिए, इन्हें हम 3 स्तर भी कह सकते हैं और 3 अवस्था। देखिए, वैसे देखा जाए तो इसे अवस्थाओं का सिद्धांत कहा जाता है। लॉरेंस कॉलबर्ग का जो सिद्धांत है उसे हम अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं। और अवस्थाओं का सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर इसने 3 अवस्थाएं बताई और प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत इसने 2-2 चरण बताए कि प्रत्येक अवस्था 2 चरणों में कंप्लीट होती है। ये बात इसने कही थी। तो अवस्थाएं 6 नहीं बताई थी, अवस्थाओं का मतलब स्तर जो बताए थे वो 3 बताए थे और जो अवस्थाएं थी वो चरण जो थे वो 6 थे। तो इस प्रकार हमने इस सिद्धांत को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एक नए सिद्धांत के ऊपर। आज हम 2 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है एबिंगहर्स्ट का नैतिक विकास सिद्धांत। देखिए, आपने इसका नाम, मुझे नहीं लगता आपने इसका नाम सुना होगा कहीं पर, किसी बुक में भी आपने इसे पढ़ा होगा। कि जो आप बुक्स पढ़ते हो, मेरे जहां तक मुझे जानकारी है, इसका सिद्धांत आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। एबिंगहर्स्ट का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है ये नैतिक विकास का, और कभी इसकी तरफ ध्यान गया नहीं है किसी का भी अभी तक। तो आज हम इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एबिंगहर्स्ट का जो सिद्धांत था ना, एबिंगहर्स्ट ने सभी प्रकार के नैतिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद, इसने जीन प्याजे के, कॉलबर्ग के, सभी के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका सिद्धांत भी क्या था, इनका सिद्धांत भी जीन प्याजे और कॉलबर्ग से कुछ मिलता जुलता था, परंतु इनका जो सिद्धांत था वो थोड़ा सा क्या है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था एबिंगहर्स्ट ने, वह अवस्थाओं के आधार पर सिद्धांत दिया। जिस प्रकार से कॉलबर्ग ने अपने 3 स्तरों में 2-2 चरणों के अंदर अपने सिद्धांत को पूरा किया, उसी प्रकार इन्होंने भी अपना जो सिद्धांत था उसे 5 अवस्थाओं में पूरा किया। कितनी अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में। हमें ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं रखनी है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पे नहीं मानते हम इसको, क्योंकि इसीलिए इसको कम ही पढ़ा जाता है। तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको इस सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। एबिंगहर्स्ट का सिद्धांत जो 5 अवस्थाओं में पूरा होता है, जिसके अंदर देखिए सबसे पहली अवस्था इसने क्या बताई, इसने सबसे पहली अवस्था बताई नैतिक निरपेक्ष अवस्था। कौन सी अवस्था? नैतिक निरपेक्ष अवस्था। पहली अवस्था क्या थी इसकी? नैतिक निरपेक्ष अवस्था। और जो दूसरी अवस्था इसने बताई अपने सिद्धांत के अंतर्गत, वह थी आत्म केंद्रित नैतिक अवस्था। कौन सी थी? आत्म केंद्रित नैतिक अवस्था। आत्म केंद्रित नैतिक अवस्था। और जो तीसरी अवस्था इन्होंने बताई वह थी परंपरागत नैतिक अवस्था। परंपरागत नैतिक अवस्था। और जो अंतिम 2 अवस्थाएं बताई उनमें देखिए, चौथी जो इसकी अवस्था थी वह थी विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था। कौन सी थी? विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था।
कौन सी थी? और जो पांचवी अवस्था थी इनकी, पांचवी अवस्था थी विवेकशील परोपकारी अवस्था। कौन सी थी? विवेकशील परोपकारी अवस्था। इस प्रकार से इनका जो सिद्धांत था वो 5 अवस्थाओं में क्या होता है? पूरा होता है। देखिए, ध्यान से देखिए कि इन्होंने जो सबसे पहली अवस्था बताई नैतिक निरपेक्ष अवस्था। देखिए, नैतिक निरपेक्ष अवस्था का मतलब जिस अवस्था के अंदर नैतिकता क्या पाई जाती है? निरपेक्षता पाई जाती है। बिल्कुल आधार, जैसे हमने सभी सिद्धांतों के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो हमारी शेष अवस्था होती है, जो हमारी शेष अवस्था होती है बालक की, उस शेष अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। यानी कि बालक क्या होता है? नैतिकता का अभाव। बालक क्या होता है? अनैतिक आचरण वाला होता है, यानी कि अनैतिक व्यवहार करता है। वो किसी भी बड़े और छोटे में फर्क नहीं कर पाता, अनुशासनहीन होता है बालक। किस अवस्था में? इस शेष अवस्था के अंतर्गत। परंतु जैसे ही हम उत्तर बाल्य अवस्था में प्रवेश करते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था के अंदर उसके अंदर कौन सी नैतिकता जन्म ले लेती है? आत्म केंद्रित नैतिकता, जिसके अंदर वह एक झूठे दिखावे का प्रदर्शन करता है। कैसे दिखावेगा? झूठे दिखावेगा, यानी कि अच्छा बनने की कोशिश करेगा लोगों की नजर में। एक झूठी नैतिकता का प्रदर्शन किस अवस्था के अंतर्गत करता है? आत्म केंद्रित नैतिक अवस्था के अंतर्गत करता है। उसके बाद परंपरागत नैतिक अवस्था, यानी कि धीरे धीरे जैसे हम उत्तर बाल्य अवस्था से पूर्व बाल्य अवस्था में प्रवेश करते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था में ये आत्म केंद्रित और उत्तर बाल्य अवस्था के अंदर हम परंपरागत नैतिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। और परंपरागत नैतिक अवस्था का मतलब होता है हमारे अंदर नैतिक गुणों का समावेश धीरे धीरे क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है होना। तो वो होती है परंपरागत। अब बात आती है विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था। देखिए, विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? विवेकहीन अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित सिद्धांतों पर कायम रहता है। यहां आने के बाद में देखिए, परंपरागत नैतिक अवस्था में मैंने बताया कि उसके द्वारा जितनी भी नैतिकता है वो यहां उसकी क्या हो जाएगी? ग्रहण कर ली जाएगी। यानी कि ये अवस्था कौन सी है? आपकी किशोरावस्था, ये है बाल्यावस्था, और ये है आपकी शेषावस्था, और ये जो आपकी है वो है प्रौढ़ावस्था। यानी कि प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत व्यक्ति में जितनी प्रकार की नैतिकता है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? समावेशित हो जाती है। उसमें नैतिक गुणों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और यहां आने के बाद व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित सिद्धांतों पर कायम रहता है, यानी कि वो अपने कुछ सिद्धांत बना लेता है, सिद्धांतवादी हो जाता है व्यक्ति। यहाँ पे किस अवस्था में? विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था में हेविंग दृष्टि के अनुसार व्यक्ति इस अवस्था में, विवेकशील अवस्था के अंदर व्यक्ति अब क्या हो जाता है? सैद्धांतिक हो जाता है और अपने सिद्धांतों पर क्या रहता है? कायम रहता है। यानी कि व्यक्ति ने अपना एक सिद्धांत बना लिया कि मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे इसके लिए चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए, वह झूठ नहीं बोलेगा। व्यक्ति ने कह दिया कि मुझे हमेशा सत्य बोलना है और सत्य के ऊपर ही चलना है, तो वह हमेशा सत्य ही बोलेगा, चाहे इससे किसी को नुकसान हो या ना हो। आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना होगा, महात्मा गांधी जी का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपिता इन्हें हम कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी की जो नैतिकता है वो इसी प्रकार की नैतिकता थी कि वो क्या कहते थे कि मुझे अहिंसा के ऊपर चलना है, और इसी अहिंसा के कारण सत्याग्रह को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का आपने नाम सुना होगा। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों को हमने धूल चटा दी थी लोगों ने, परंतु कुछ लोगों के मरने के बाद गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका एक सिद्धांत था कि मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे अहिंसा का मार्ग पर ही चलना है। तो इसी कारण उन्होंने अपना ये असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था चोरा चोरी की घटना के बाद। ठीक है ना? तो वो अपने सिद्धांत के ऊपर चल रहे थे। वो किस पर चल रहे थे? अपने सिद्धांत। और अपने सिद्धांत से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। तो ये जो अवस्था होती है वो हमारी होती है विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था होती है। और फिर आती है हमारी विवेकशील परोपकारी अवस्था, जो हमारी वृद्धावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है? वृद्धावस्था के अंदर जो व्यक्ति होता है वह 5वें चरण में व्यक्ति चेतन रूप से अपने सिद्धांतों में इसलिए समझौते कर लेता है क्योंकि उसे दूसरों को फायदा होता है। देखिए, आपने
इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ क्या कर लेता है, समझौते। अभी मैंने आपको बताया कि विवेकशील जो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आपके होती है, विवेकशील सैद्धांतिक अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा, अपने सिद्धांत पर क्या रहेगा, कायम रहेगा। और विवेकशील परोपकारी अवस्था, देखिए इसका नाम ही क्या है, परोपकारी, परोपकार करता है व्यक्ति, क्या करता है, परोपकार। यानी कि इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ समझौते कर लेता है। क्यों करता है समझौते, इसलिए कर लेता है कि जी किसी अपने उसके समझौते करने से क्या पता किसी को कोई लाभ हो जाए। आपने आपके घर में अपने दादा दादी या माता पिता को देखा होगा, बुजुर्ग माता पिता या किसी दादा दादी को देखा होगा, वह अपने द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के साथ समझौते कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनसे किसी को नुकसान ना हो, इसलिए। इस उम्र में जाने के बाद व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ क्या कर लेता है, समझौते कर लेता है, ठीक है ना, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से हेविंगरेस्ट ने अपने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, और इन 5 अवस्थाओं के साथ ही इसका जो सिद्धांत है वह यहाँ होता है खत्म, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत भी है, जैसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, वह भी एरिक्सन भी किया था, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक था। संज्ञानात्मक विकास में उस एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को पढ़ा जाता है, परंतु मैं नहीं मानता कि यहाँ उसे पढ़ाने का औचित्य है, क्योंकि वह जब व्यक्तित्व को जब हम पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व में जब हम मनोविश्लेषणवाद को पढ़ेंगे तो मनोविश्लेषणवाद के साथ अगर उस सिद्धांत को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ ना कराकर और उसको वहां कराऊं। उसके अलावा एक सिद्धांत है मानवतावादी, मैस्लो का जो सिद्धांत है उसे हम अभिप्रेरणा के अंदर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ करवाने का कोई औचित्य नहीं है, 2 बार करवाने का कोई औचित्य नहीं है। वहां हम उसे पढ़ने वाले हैं क्योंकि उस टॉपिक के अंदर वो महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं, वहां उन्हें पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और वहां पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारा जो इस संज्ञानात्मक विकास के अंदर में एक सिद्धांत और पढ़ेंगे, अंतिम सिद्धांत है हमारा, इसके बाद हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है वह खत्म हो जाएगा। इसके अंदर देखिए एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है डेविड आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत। कौन सा है, डेविड आशुबेल का। वैसे तो ये अधिगम का सिद्धांत है, परंतु इसे हम संज्ञानात्मक विकास के अंदर बाल विकास के अंतर्गत भी हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे डेविड आशुबेल की। किसकी बात करेंगे, डेविड आशुबेल की। का सिद्धांत, देखिए डेविड आशुबेल का जो सिद्धांत है अधिगम का, ये जो डेविड आशुबेल जो था वह क्या था, आधुनिक संज्ञानवादी था। कौन था, आधुनिक संज्ञानवादी। क्या था, आधुनिक संज्ञानवादी। देखिए जिस प्रकार से हम ब्रूनर को क्या मानते हैं कि आधुनिक संज्ञानवाद का जनक मानते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी मानते हैं, उसी प्रकार हम आशुबेल को भी क्या मानते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी मानते हैं। इनका एक प्रश्न था कि इनके अनुसार सिद्धांत के अंदर क्या होता है, कि यह सिद्धांत यह वर्णन है कि सीखते समय सीखने वाले के साथ क्या होता है, क्या होता है, सीखने वाले के साथ क्या होता है, सीखने वाले के साथ क्या होता है। ये इन्होंने एक प्रश्न करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का किया। देखिए इसके अंदर क्या हुआ, नवीन ज्ञान ग्रहण करते समय इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है और नवीन ज्ञान को आत्मीकरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, आत्मीकरण कर लिया जाता है। देखिए एक तो होता है हमारा अनुभव, क्या होता है, एक होता है हमारा अनुभव और एक होता है हमारा संज्ञा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आत्मीकरण होता है। क्या होता है, आत्मीकरण। मैंने आपको जब जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया था उसके अंदर आपको एक शब्द पढ़ाया था समांगीकरण। ठीक है, समांगीकरण क्या होता है, नवीन ज्ञान के अंदर विस्तार करना, अपना क्या करना, विस्तार करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। तो वो नवीन ज्ञान का विस्तार करना क्या है, समांगीकरण है। अब इस समांगीकरण का आपके संज्ञान और आपके अनुभव के साथ में क्या हो जाता है, आत्मीकरण, यानी कि समावेश हो जाता है आपके मस्तिष्क में उसका। तो उस प्रकार से अपने इस सिद्धांत को सीखने की ये सब प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है आशुबेल के अनुसार।
देखिए आशुबेल ने अपने सिद्धांत को देखते समय अधिगम के कुछ प्रकार बताए, जिसके अंदर इसके जो 4 प्रकार है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माने जाते हैं। जिसमें पहला प्रकार देखिए क्या है, आशुबेल के अनुसार जो पहला प्रकार है वह है रटकर सीखना। क्या है? रटकर सीखना। क्या है? रटकर सीखना। रटकर सीखने का मतलब क्या होता है? रेट लर्निंग इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? रेट लर्निंग। क्या बोलते हैं इसे? रेट लर्निंग। देखिए रटकर सीखना क्या है? रटकर सीखने का मतलब क्या होता है? दी गई सामग्री को वैसा का वैसा क्या कर लेना? याद कर लेना, बिना समझे सीख लेना। यानी कि जिस प्रकार से आपने किसी बच्चे को कोई सामग्री दी, कोई विषय वस्तु दी, उस विषय वस्तु को जैसा है वैसा का वैसा बिना समझे अपने मस्तिष्क में कर लेना, संग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है? रटकर। देखिए हम कई बार क्या कोई चीज याद नहीं होती तो हम उसे रट्टा लगा देते हैं। हमने कहते ना, पहले कहते थे कि रट्टा लगा लो, अगर याद नहीं है तो रट्टा लगा लो। तो रट्टा लगाना ही क्या है? रटकर सीखना होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी विषय वस्तु को वैसा का वैसा याद कर लेते हैं, या हम उसे बिना समझे उस चीज को अपने मस्तिष्क में संग्रहण कर लेना क्या है? रटकर सीखना है। किसके अनुसार? आशुबेल के अनुसार। ये अधिगम का एक प्रकार बताया था, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर क्या होता है? रटकर सीखना। वैसे देखा जाए तो आशुबेल ने इसे बहुत ही निम्न स्तर का माना है, अधिगम का प्रकार माना जाता है। रटकर अगर शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत रटकर सीखना एक सही विधि नहीं मानी जाती। ये विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। रट्टा लगाना कोई विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। परंतु अगर हम सही रूप में देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो रटकर सीखना एक ऐसी चीज है जिससे आप अगर किसी चीज का अगर रटकर आपने उस चीज को याद कर लिया तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसा होता है कि आपने बचपन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको रटा है और आज भी वो चीज आपके क्या मस्तिष्क में है कि नहीं है? आपने देखी, आपने धातु पढ़ी थी संस्कृत के अंदर, पढ़ती पढ़त पढ़ंती पढ़सी पढ़त पठाम पठामी पठाव पढ़ाओ, ABCD है, गिनती है, पहाड़े हैं। आपने इंग्लिश के अंदर एक स्टोरी वन से वाज एक आपने थ्रस्टी क्रो की एक वो स्टोरी पढ़ी थी। तो उन स्टोरियों को आपने क्या किया था? रटा ही तो था। और आज भी वो चीजें आपको याद है। क्यों है? जोनी जोनी यस पापा, ये आज भी बच्चों को याद होता है। बचपन में पढ़ा था और आज भी याद है। बचपन में सुनी हुई जो कहानियां थी हमने स्कूल में बताई गई थी, वो आज भी हमें याद है। क्यों याद है भाई? रटी थी आप। 10th के अंदर आपने मैथ की थी ना, सबने की है। समझी थी इस मैथ को आपने, रट्टा नहीं था, समझी थी। याद है? नहीं याद है। एक भी चीज याद नहीं है इसके अंदर। मैथ के अंदर एक थी फील्ड बुक होती थी, कहते थे इसको रट के चले जाओ, 8 नंबर की आएगी, पास हो जाओगे मैथ। इसको हमने रटा था और आज भी इसके बारे में हमें ज्ञान है। तो देखिए रटकर सीखना क्या होता है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको कि रटकर, अगर आप किसी चीज को अगर याद नहीं हो, उस चीज को रट लो तो वो चीज आपके मस्तिष्क में हमेशा रहेगी। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी आपको जानकारी थी। देखिए डेविड आशुबेल के अनुसार जो पहला अधिगम का प्रकार था वह था रटकर सीखना, और जो दूसरा अधिगम का प्रकार था जिसके अनुसार वह था अर्थपूर्ण सीखना। कौन सा था? अर्थपूर्ण सीखना। क्या था? अर्थपूर्ण सीखना। देखिए अर्थपूर्ण सीखने का तात्पर्य क्या होता है? इसे प्यार से क्या कहते हैं? इसे मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण लर्निंग का मतलब क्या होता है? इसमें सीखने वाले सामग्री के सार तत्व को समझना व उससे पूर्ण ज्ञान से जानना होता है। क्या होता है? उसे पूर्ण ज्ञान से जानना होता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? किसी विषय वस्तु के बारे में, देखिए किसी विषय वस्तु सामग्री के अर्थ को समझना, अर्थ को समझना व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।
क्या है आपका अर्थपूर्ण। देखिए इसके नाम से हमें पता मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, यानी कि किसी विषय वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन करना क्या है आपका अर्थपूर्ण अध्ययन होता है, जिसके अंदर हम किसी सामग्री या किसी विषय वस्तु या किसी टॉपिक को जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उस विषय वस्तु को वैसा का वैसा हुबहू नहीं पढ़ाया जाता। इसके अंदर एक एक शब्द का क्या बताया जाता है, मीन बताया जाता है, एक एक शब्द का अर्थ बताकर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी सामग्री के अर्थ को जानते हैं, सबसे पहले उस सार तत्व को समझते हैं। क्या समझते हैं, उसके सार को समझते हैं और फिर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है, मीनिंगफुल लर्निंग कहलाती है, जिसे हम अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है अभिग्रहण की। तीसरा जो इसका प्रकार था वह था अभिग्रहण। क्या होता है अभिग्रहण। देखिए अभिग्रहण को हम क्या कहते हैं, अभिग्रहण को हम कहते हैं रिसेप्शन लर्निंग। क्या कहते हैं इसे, रिसेप्शन लर्निंग। क्या कहते हैं उनसे, रिसेप्शन लर्निंग। देखिए रिसेप्शन लर्निंग का मतलब क्या होता है, रिसेप्शन लर्निंग का मतलब होता है बालक को विषय वस्तु को बोलकर या लिख कर दी जाती है और बालक उसे क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेते हैं। बालक क्या कर लेते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं। अभिग्रहण के अंदर क्या होता है, बालक को विषय वस्तु लिखकर या बोलकर बताई जाती है और बालक उसे आत्मसात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे आत्मसात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे आत्मसात। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी के भाषण को सुनना, आपने देखा होगा बड़े लेवल पर, आपने देखा होगा जब आप कॉलेज लेवल में जाते हो, ठीक है ना, एजुकेशन किस कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन लेवल में, जब आप कॉलेज में जब ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो तो वहां क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं। एक लेक्चरर आता है, वह आपको स्पीच देके चला जाता है और आपने उसकी बातों को सुन लिया और वो चला गया। क्या किया आपने क्या किया, अभिग्रहण किया, रिसेप्शन लर्निंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप किसी की व्यक्ति की बातों को सुनना होता है हमें ध्यान से। जब हम किसी नेता के भाषण को सुनते हैं तो हम उसके द्वारा बताई गई कई सारी बातों को हम क्या कर लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि अभिग्रहण, रिसेप्शन लर्निंग। अभिग्रहण का मतलब आपने उस चीज को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया। इसमें क्या होता है, या तो आप लिख कर दे दोगे कि ये बात है, ये आपको याद करके आनी, या आप उसे बोलकर बता दोगे कि ये मैंने जितने जितने मैंने आपको पॉइंट बताए या जो भी आपको मैंने स्पीच दी है उस स्पीच को आपको याद करके आना है। तो वह क्या चीज होती है, वह होती है अभिग्रहण लर्निंग, यानी जिसे हम रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं, अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण का मतलब होता है किसी वस्तु को लिखकर या उसे सुनाकर अगर किसी बालक को बताई जाती है और उसे बालक वैसा का वैसा अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, आत्मसात। आत्मसात का मतलब संग्रहण कर लेता है, सीधा सा समझिए, मस्तिष्क में संग्रह कर लेता है उस चीज का, तो वह होती है आपकी अभिग्रहण कहलाती है। क्या होती है, अभिग्रहण। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रटकर। इसमें आपको नाम से पता लगा, रट्टा आप लगाते हो कि आप हम सभी हैं कि हमने जब चीज बचपन में क्या होती, जब हमें चीजें याद नहीं होती, आपने देखा होगा छोटी क्लासों में, लास्ट क्लास के अंदर क्या होता था, एक बच्चे को आगे बुलाया जाता था, पहाड़े उसे बुलवाए जाते थे कि जोर जोर से बोलो, दूनी दूनी दो दूनी चार। तो वो क्या करते, बार बार वो चीज रिपीट करवाई जाती, रट्टे लगवाए जाते थे, उन्हें समझाया नहीं जाता था, वो रट्टे लगाए जाते थे, रट कर उन्हें वो चीजें सिखाई जाती थी। वो था आपका रेट लर्निंग, जिसे हम रट कर सीखना कहते हैं। अर्थपूर्ण के अंदर क्या होता है, किसी अर्थ को, सामग्री के अर्थ को पहले हमें उसे सार को समझना होता है और सार को समझ लेने के बाद हम उसके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वह हमारा होता है अर्थपूर्ण सीखना। और फिर होता है आपका अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या होता है, आपका
बालक इस विषय वस्तु को लिखकर या उसे बोलकर उसे बताई जाती है और उसे वो आत्मसात कर लेता है। देखिए निम्न स्तर का अधिगम होता है, ये डेविड आसुबेल के अनुसार निम्न स्तर का, डेविड आसुबेल के अनुसार जो निम्न स्तर का अधिगम होता है वह कौन सा होता है आपका, रटकर सीखना होता है। कौन सा होता है, रटकर सीखना होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथे की। जो चौथा अधिगम का प्रकार डेविड आसुबेल ने बताया वह क्या था, वह था अन्वेषणात्मक सीखना। कौन सा था, अन्वेषणात्मक सीखना। देखिए अन्वेषणात्मक सीखने का मतलब क्या होता है, अन्वेषणात्मक का मतलब डिस्कवरी लर्निंग। क्या होता है, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी, आपने डिस्कवरी का मतलब अन्वेषणात्मक का, अन्वेषण का मतलब खोजबीन करना। क्या होता है, अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है, खोजबीन करना। डिस्कवरी का मतलब भी क्या होता है, खोज करना। ठीक है ना, टीवी चैनल देखते हो डिस्कवरी, उसमें क्या होता है, नई नई चीजों के बारे में जंगलों के अंदर वो खोज करते हैं, तो वो क्या था, डिस्कवरी लर्निंग है उनकी। ठीक है ना, अन्वेषणात्मक का मतलब होता है खोज, अन्वेषण करना यानी खोज करना है किसी चीज की। ठीक है ना, अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है, ये सबसे उच्च स्तर का अधिगम माना है। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है। कौन सा होता है, सबसे उच्च स्तर का। कौन सा होता है, सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है। और इस अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, देखिए इस अधिगम के अंदर बालक क्या होता है, बालक दी गई सामग्री में से नए विचार की खोज करता है, खोज करके सीखता है। यह अर्थपूर्ण भी हो सकता है और रटकर भी हो सकता है। बालक क्या होता है, बालक को अगर आप कोई भी सामग्री देंगे, उस सामग्री की बालक क्या करेगा, खोज करेगा। क्या करेगा, खोज करके, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हम किसी चीज की खोज, अन्वेषणात्मक अधिगम का मतलब आप जो पीएचडी करते हो, क्या करते हो, पीएचडी के अंदर आपका एक टॉपिक होता है। ठीक है ना, आपको उस टॉपिक के ऊपर क्या करनी होती है, अन्वेषण करना होता है, यानी कि खोज करना, डिस्कवरी करनी होती है। क्या करना होता है, खोज करनी होती है उसके ऊपर। आपको उसकी थीसिस तैयार करनी होती है, यानी कि उसके बारे में डिटेल्स तैयार करनी होती है सारी की सारी पीएचडी के अंदर। तो वो क्या हुआ, अन्वेषणात्मक लर्निंग है आपकी। ठीक है ना, अगर आप छोटी क्लासों में अगर हम बात करें तो किसी बच्चे को आपने टॉपिक दिया कि घर से ये पढ़ के आना, जितना भी आप कहीं से गूगल वगैरह से जहां से आप जो भी चलाते हो, वो वहां से अगर आप उसे चला के सीख के आना, तो वो थोड़ा अपने तरफ से जानकारी, यानी कि आपने उस टॉपिक को समझा दिया, आपने किसी टॉपिक को, जैसे मैंने आपको ये डेविड आसुबेल का सिद्धांत पढ़ा दिया। अब आप कोई खोज करो इसके बारे में, नई चीज निकाल के लाओगे, गुरुजी आपने ये नहीं करवाया, तो वो आपकी क्या होगी, अन्वेषणात्मक लर्निंग होगी। सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा के अंदर जब हम किसी भी विषय वस्तु या सामग्री के बारे में खोज करके पढ़ते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, अन्वेषणात्मक सीखना कहलाता है, जिसे हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है, अन्वेषणात्मक का मतलब ही खोज होता है। और इसके अंदर बालक अपनी सामग्री की क्या करता है, सबसे पहले खोज करता है और खोज करके नए विचारों की, जितने विचार आपने बता दिए उससे अलग हटके कुछ नए विचारों की खोज करके वह अपनी सामग्री के साथ जोड़कर उनको पढ़ता है। इसीलिए इसको अन्वेषणात्मक सीखना कहते हैं, इसे डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत है वो 4 अधिगम के प्रकारों से खत्म होता है, जिसमें सबसे पहला है रटकर सीखना, और रटकर सीखने के बाद आता है अर्थपूर्ण सीखना। ठीक है, रटा लगाना, अर्थपूर्ण के अंदर किसी विषय वस्तु के सार को समझकर उसके अर्थ को समझना, वो होता है अर्थपूर्ण लर्निंग। ठीक है ना, अभिग्रहण का मतलब बालक को विषय वस्तु को लिखकर या बोलकर उसे सुनाया जाता है और सुनाकर उसको आत्मसात कर लिया जाए, वह होता है आपका अभिग्रहण। नाम से स्पष्ट है, अभिग्रहण ग्रहण करना, किसी चीज को सुनकर या लिखकर देखा पढ़कर उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह हमारा अभिग्रहण लर्निंग कहलाती है। फिर आती है अन्वेषणात्मक, नाम से स्पष्ट होता है इसका भी कि खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, खोज करने का मतलब किसी विषय वस्तु या सामग्री के बारे में सबसे पहले उसके नए विचारों की खोज करके उसे पढ़ना क्या कहलाता है, सीखना क्या कहलाता है, डिस्कवरी लर्निंग कहलाती है, अन्वेषणात्मक लर्निंग कहलाती है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना जो संज्ञानात्मक विकास था वो यहां होता है खत्म। अब हम अगली क्लास के अंदर, अगले सेगमेंट के अंदर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नई विषय वस्तु के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।